एलसीबी काउंट कितना है, एलसीबी काउंट कितना है, ठीक है। और क्या कहना चाहिए जब कोई ये सब काउंट देखना है। उसके बाद हमें लेफ्टी कराते हैं, उसमें देखते हैं हमारा जो लीवर में जाएगा नाक में कि नहीं, ठीक है। फिर केएफटी कराते हैं, फिर किडनी जो फंक्शन हो नाक में नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कराते हैं आगे बताएंगे। उसमें आता है तो डायग्नोसिस हो गया। अब किसी को सपोज करो लंबे समय से थायराइड है तो टीएसएच कराओगे, टीएसएच का लेवल देखोगे तो उसमें क्या होता है कि डिजीज प्रोग्रेस कर रही है फिर रुक गई, ठीक है। सपोज करो किसी का हार्ट का लेवल है तो टीएसएच की लेवल क्या होती जाएगी, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि डिजीज अभी प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मॉनिटर ऑफ द ट्रीटमेंट, तो मॉनिटर हो ही जाएगा। सपोज करो कि टीएसएच का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा हाइड्रोफाइटिक प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। इसको क्या करोगे जो मेडिसिन का डोज होगा ज़्यादा देना है। तब क्या होगा सपोज करो घंटे 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 नॉर्मल कंडीशन में आ गया तो जिस कंडीशन में नॉर्मल में रहता उसी में डोज जल्दी छोड़ देगा, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा डायग्नोसिस हो गया, प्रोग्नोसिस हो गया, मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है नहीं हो गया, मैंने अभी बताया ना ब्लड एनालिसिस के लिए, यूरिन के लिए, बॉडी फ्लूइड के लिए, ये सब चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। अब आ जाओ रोल ऑफ द विटामिन्स इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो अभी आपको जितने देर पढ़े होंगे तो ग्लाइकोलाइसिस पढ़े होंगे, ठीक है, लिंक रिएक्शन पढ़े होंगे, रेड साइकिल पढ़े होंगे, एटीसी पढ़े होंगे ना। तो देखे होंगे कि हर जगह क्या यूज होता है ना, विटामिन्स का यूज होता है ना। तो विटामिन क्या करता है वो एंजाइम वगैरह काम करता है, ठीक है। इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन उसके बाद क्या होता है विटामिन क्यों इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। और कौन सा जो फैट सॉल्युबल होती है, कौन सा वाटर सॉल्युबल होती है। तो बस इतना याद रखो कि जो बी और सी होती है वाटर सॉल्युबल होती है, रेस्ट न्यूट्रिएंट होते हैं क्या होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बीसी क्या होता है बेटा, अब अलग अलग क्या है वो दोस्तों बीच में करते हैं क्यों बीसी करें, ठीक है। तो बीसी का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल, इतना याद रखो। अब बाकी जो बच जाएगा वो फैट सॉल्युबल हो जाएगा। कौन सा एटीपी इतनी बातें समझ आते हैं। और बी और सी क्या होता है वाटर सॉल्युबल। उसके बाद देखो बेटा और कहाँ कौन सी विटामिन की जरूरत होती है, हम ध्यान से देखो कि ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए B1, B2, B3 जितने भी बी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट होता है। साथ में ए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, बी भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद आ जाओ रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंट होगा बेटा ये याद रखो बाकी विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स कंसिडर ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं क्या इम्पोर्टेंट होगा बेटा ये होता है ना आपके लिए याद रखो, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर के लिए क्या होता है जितने भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं एईसी, एईसी वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बेटा। वो प्रिवेंट को क्या करते हैं स्कैवेंजर में काम करते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे याद नहीं कर पाओ, बस बेसिक याद रखो कि कौन सा एंजाइम तो बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स होता है तो पूरा होता है जब तो दो वाले सभी कॉम्प्लेक्स है तो देखो बी कॉम्प्लेक्स और में, ठीक है। समझ आया ना, फिर इसकी बातें समझा दो। उसके बाद आ जाओ कि विटामिन डिफिशियंसी भी स्टार्ट होता है। कौन से जो डिजीज होते हैं विटामिन से होते हैं। सपोज करो कि विटामिन ए से क्या होगा बेटा आँख से रिलेटेड होगा, क्या क्या हो सकता है ओवर विजन हो सकता है, लॉस ऑफ विटामिन डार्कनेस हो सकती है, ठीक है। B1 से क्या होगा वेरी वेरी। अब आते हैं सी से क्या होगा विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी से क्या होता है डेट्स होता है, कैल्शियम इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, बोन और नींद के लिए इम्पोर्टेंट होता है बेटा, आयोडीन इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वाटर के लिए इम्पोर्टेंट होता है बेटा, आयरन इसके लिए होता है, एनीमिया के लिए होता है, ठीक है। तो सोचना किसी को एनीमिया
सीबीसी कराओगे ना तो उसमें एमसीबी की वैल्यू होती है ना, तो एमसीबी की वैल्यू नॉर्मल जो होती है बेटा 80 to 100 होती है, उसमें एमसीबी की वैल्यू 100 से ज़्यादा होती है, ठीक है, पहला होता है। उसके बाद जब तुम ब्लड पिक्चर देखोगे माइक्रोस्कोप में तो बेटा जो हीमोग्लोबिन होती है ना वो सेगमेंटेड हो जाएगी, कितने लोग का दिखेगा, 6 या 6 से ज़्यादा लोग का दिखेगा। ये दो बेसिक इसको पहचानने का तरीका है। माइक्रोस्कोप में जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर देखोगे, ठीक है, उसमें क्या दिखेगा, सेगमेंटेड हीमोग्लोबिन दिखेगा, 6 लोग से ज़्यादा अगर एक भी दिखेगा तो क्या हो जाएगा, कंफर्म है कि मेटाबोलिज्म है और एमसीबी की वैल्यू 100 के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़े, अब आ जाओ बेटा आगे, रोल ऑफ मिनरल्स क्या होता है, तो रोल ऑफ मिनरल्स में क्या हो जाएगा बेटा, हमें अपने कलेक्शन के लिए पढ़ा है। देखो मसल में जो कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए किसकी इंपॉर्टेंस होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, हमारा जो टीथ होता है मजबूत है या जो मजबूत है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम प्रोड्यूस होता है, आयरन से हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होगा, कम हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद आता है आरबीएस से विटामिन बता दिया बेटा, पोटेशियम और सोडियम जो होती है हमारे शरीर में नॉर्मल पोटेशियम की वैल्यू कितनी होती है, सोडियम की वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल पोटेशियम की वैल्यू तो होती है 2.5 to 5.5 होती है, ठीक है, 3.5 से कर लो, 3.5 to 5.5 मिली वैल्यू, ये क्या होता है नॉर्मल वैल्यू होता है इसका पोटेशियम का। अब आते हैं बेटा सोडियम के लिए, तो सोडियम के लिए क्या होता है 135 to 145, 135 से 145 के बीच इसकी नॉर्मल वैल्यू। अगर बेटा उससे कम या ज़्यादा हो जाएगा तो सीजर आने लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इतनी बातें समझ आ गई। अब देखो बेटा कुछ केमिकल करके होते हैं जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ बेटा मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, तो मिनरल डिफिशियंसी डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा बेटा, आयरन से क्या होगा, हमें बताना है, एनीमिया हो जाएगा, आयोडीन से वाइटल हो जाएगा, बताया बेटा, कैल्शियम से एस्बेस्टोसिस हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि आगे पोटेशियम बैलेंस होगा तो कार्डियक एनीमिया होता है ना, हाइपरकैलेमिया में कार्डियक एनीमिया होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो ईसीजी आती है उसमें जो की होती है वो लंबी होती है, ईसीजी को देखोगे तो डायग्नोसिस बनेगी हाइपरकैलेमिया की वजह से, ठीक है। तो हाइपरकैलेमिया क्या होगा, कार्डियक एनीमिया होता है, ठीक आया समझ, आगे बढ़े। और देखो सिम्पटम क्या क्या हो सकता है मिनरल डिफिशियंसी का, जॉइंट में पेन होता है मतलब कैल्शियम प्रॉब्लम, मसल में क्रैम्प है कैल्शियम प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रेन में फॉर्मिंग हो रही है इसका मतलब हो सकता है बेटा, ठीक है, ब्रेन वगैरह की दिक्कत हो सकती है। उसके बाद स्लीप प्रॉब्लम है, मतलब क्या नींद नहीं आती है, क्या उसमें बहुत सारे एक्टिविटी हो सकते हैं, मिनरल डिफिशियंसी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, हेयर फॉल होता है तो इसकी B7 की बायोटिन की डिफिशियंसी होगी, तो जिसके बाद करता है उसको बायोटिन लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेट गेन, आज की डेट में सिर्फ विकेशन आएगा, तो बेटा वेट गेन कैसे होगा, हाइपो कभी भी हाइपोथायराइड पेशेंट को देखे हो, हाइपोथायराइड पेशेंट को देखे हो, अगर आपके घर में कोई भी बहुत मोटा हो रहा है तो उसको ठंडी लग रही है, ठीक है बेटा, तो उसको क्या सोचोगे कि हाइपोथायराइड, उसका क्या मतलब होगा, ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू बढ़ी हुई होगी, फिर उसको ट्रीटमेंट होगी, इतनी बात समझ में आई, ब्लड प्रेशर की बात नहीं था, ये समझ में आ गया ना। अब आगे आ जाओ, हार्मोन का इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले कौन से हार्मोन क्या होता है, कोई बताएगा हार्मोन क्या होता है बेटा, जो पेनिस ग्लैंड से सिक्रेशन होती है उसको हम हार्मोन बोलते हैं, कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है और जाकर काम करता है दूसरे जगह, ठीक है। पेनिस ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलती है उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। हार्मोन्स कहाँ जाएगा, निकल के ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू डिफरेंट जहाँ उसको जरूरत होगी वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद समझा लेंगे, तो देखो केमिकल मैसेंजर सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को, ठीक है। अब क्या होता है, एक्ट किससे शुरू करता है, रिसेप्टर से शुरू करता है, कहाँ पे, टारगेट से। सपोज करो यहाँ से निकला
निकलता है, मिड ब्रेन निकलता है। ये किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? नींद के लिए। ठीक है, अब आ जाओ थायराइड से, वो पैराथायराइड से कौन सा निकलता है? थायराइड से बेटा कौन सा निकलता है? T4। ठीक है, पैराथायराइड से जो कैल्शिटोनिन। ठीक है, अब नीचे आ जाओ बेटा हमारे हाइपोथैलेमस से कौन सा निकलता है बेटा? थायराइड ग्लैंड हार्मोन। ठीक है, तो इनको ग्लोबिन ग्लैंड हार्मोन हो जाएगा बेटा। कैसे आते हो? पूरा इसका नाम प्रोग्राम में आपको PRH, CRH। ठीक है, जितने भी डोपामाइन, सोमेटोस्टेरोल, वैसोप्रेसिन ये सब कहाँ से निकलते हैं? हाइपोथैलेमस से। हाँ बेटा, ब्रेन में। हाँ, उसके बाद नीचे आ जाओ पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बेटा दो टाइप का, पता नहीं क्या टाइप का, लेकिन आपको दो टाइप पढ़ना है, एंटेरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो वो हार्मोन कार्बोहाइड्रेट हार्मोन, एसिडिक, एफएसएच, एमएसएच, ये जो एमएसएच होता है वो इंटरमीडिएट से निकलता है, जो वैसोप्रेसिन और एक्टिवेशन इंटरमीडिएट पिट्यूटरी होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट से एमएसएच निकलता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन किससे निकलता है? पोस्टीरियर से निकलता है। बाकी जो बच जाएगा इंटीरियर से निकलेगा। लेकिन सब किससे निकल गए? तो पिट्यूटरी हो गया 3.5। उसके बाद थाइमस से क्या निकलता है बेटा? थाइमोपाइटिन। लीवर से क्या निकलता है? पता है तो एड्रेनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? ये। ठीक है, और कौन सा? ग्लूकोकार्टिकॉइड। ठीक है, और मेंडोकार्टिकॉइड। उसके बाद आ जाओ ओवरी से कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन याद कर लेना। यूट्रस से बोल दो बेटा, टेस्टिस से याद कर लेना। यहाँ से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, एक हार्मोन नहीं लिखा हुआ है तो टेस्टोस्टेरोन निकलता है। किडनी से रेनिन निकलता है, यूट्रोकार्ड निकलता है, याद करना। पैंक्रियास से स्प्लीन और ग्लूकागॉन निकलता है। स्टमक से छोड़ो, उसमें याद रहता है आपको कौन सा हार्मोन? ये बेसिक आइडिया बना कुछ ना कुछ ये रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ ना कैसे कैसे याद करो। ये मेलाटोनिन के लिए पैंक्रियास का याद करो, यूट्रोकार्ड का याद करो बस। और ये टेस्टिस का कितना है? अब आते हैं बेटा हार्मोन का एक्शन कैसे होता है। अब हार्मोन क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन जो होती है, जितने भी पेप्टाइड हार्मोन देखो दो तरीके से होता है। या तो डायरेक्ट इसके अंदर चला जाए या इसके मेम्ब्रेन पे आकर के रिसेप्टर से बाइंड होकर के अंदर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करके जाता है बेटा, उसके लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, सपोज करो इस रूम में आने के दो रास्ते हैं। एक तो आप डायरेक्ट आ सकते हो, दूसरा आपको कोई ले करके आता है। तो ले करके आता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू बाइंड होता है, यहाँ पे बाइंड होता है तो किसी को ले करके आता है। दूसरा क्या होता है? डायरेक्ट। तो ध्यान देना, जितने भी पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू। स्टेरॉइड वाला जो होता है बेटा डायरेक्ट आता है। इतना याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। तो कौन कौन से हो जाएगा बेटा? थायराइड हो गया, कार्टिसोल हो गया, ये डायरेक्ट आता है बेटा। और कुछ होता है कई टाइप से, लेकिन आप जितना याद करो बहुत है, तो पूरा बताएंगे तो भूल जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद आता है बेटा लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले बिलिरुबिन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? इसका कोई नाम बताएगा? एएसटी का दूसरा नाम क्या होता है? एलटी का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, कौन किसका नाम है? टोस्ट याद कर लो बेटा। क्या? टोस्ट में मोटी याद करो। टोस्ट होता है ना, तो मोटी में खा रहे हो, इसमें डुबा के एल्कोहल निमोनिक्स बता रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। टोस्ट इन ओटी, ओटी में बैठे हो, चाय की जगह एल्कोहल है, मतलब चाय मानो टोस्ट इन ओटी। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? टोस्ट। टी ओ आ रहा है ना, SCOT का नाम क्या होता है? AST होता है। और हो गया इतनी बातें। मैंने जो बोला कि चाय पी रहे हो, इसका मतलब कि अल्कोहलिक सिरोसिस का मतलब है। ऐसा सबने क्या बताया? सुनाया नहीं सुना? मैंने कहा बेटा टोस्ट की रोटी, रोटी में हो बैठे, वहाँ पे आप टोस्ट खा रहे हो चाय में डुबा के। ठीक है, तो चाय
उसके बाद आ रहा होता है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपका लेफ्टी का क्या होता है, ठीक है। अब हमने कहा ना कि लीवर फंक्शन टेस्ट करेगा तो लीवर डैमेज हो जाएगा, उसके लिए होगा डायग्नोसिस की बात करते हैं हेपेटाइटिस सिरोसिस और जाइंटिस बताया मैंने आपको। बहुत सारे ड्रग का जितने भी मेटाबॉलिज्म होता है जिसके थ्रू होता है लीवर के थ्रू होता है, जिसके थ्रू होता है लीवर के थ्रू होता है, ठीक है। और लीवर में बना होता है। अब आते हैं पर्पज आप लेफ्टी का क्या होता है, जितना भी लीवर में जाए होती है जैसे हेपेटाइटिस सिरोसिस फैटी लीवर, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, क्रोनिक डिजीज और मेडिकेशन भी यूज कर सकते हैं इसको जॉन्डिस में, ठीक है। लीवर से जो सपोज कर लो जो इन्फेक्शन मेरा लीवर से रिलेटेड होगा तो क्या करेगा एलएफटी उसके लिए करा करते हैं, इतने बात समझ आ बेटा। उसके बाद आपको किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या करते हैं बेटा, इसमें यूरिया का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिया की वैल्यू होती है, यूरिक एसिड की वैल्यू होती है, जितने भी मैंने आपको बताया था वो ठीक है। सोडियम पोटेशियम ठीक है, सोडियम पोटेशियम कभी कैल्शियम मैग्नीशियम यदि आते हैं फास्फेट, ठीक है ना, ये सब यूज करते हैं। उसके बाद आता है आगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है बेटा, ये रीनल से किडनी से निकल रहा है, किडनी का फंक्शन है ना, तो किडनी से रिलेटेड जितने भी डिजीज हो सकते हैं उसके लिए कराना है। तो रीनल फंक्शन को डायग्नोसिस करोगे केसेस में मॉनिटर करोगे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू बढ़ी तो बेटा क्या हो रहा है, या तो किडनी में इंजरी हो रहा है या तो किडनी हो रहा है, ठीक है, या तो किडनी खराब हो रहा है, इतनी बातें समझ आ गई। तो क्या करते हैं बेटा, किडनी फंक्शन है डिटेक्ट नहीं है डायग्नोसिस सेम बात पिछले वाला, ठीक है। ये जब याद करते हैं और समझना चाहिए, इतनी बातें समझ आ गई ना। आगे आओ, उसके बाद आता है कार्डियक मार्कर, किसी को एमआई या फिर कार्डियक मार्कर कराते हैं ना, ठीक है। तो उसमें ड्रॉप बी ड्रॉप आई क्या नाम है, ट्रोपोनिन बी और ट्रोपोनिन आई, दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, आई इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, एक होता है सीकेएमडी, इसकी भी वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी बेटा, मायोग्लोबिन की वैल्यू बढ़ी हुई और एलडीएच की वैल्यू बढ़ी हुई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें, ट्रोपोनिन आई। आपको कभी भी डेटा वैल्यू नहीं याद करो किसी भी चीज़ की, डेटा वैल्यू याद कर लोगे तो आपको याद नहीं रह पाएगा। जब लैब में डायग्नोसिस कराते हैं ना, एक तरफ रिफरेंस वैल्यू लिखी होती है, सुनो मेरी बात, हर लैब की अपनी रिफरेंस वैल्यू अलग होती है, इसी वजह से नहीं याद करते हैं, ठीक है। क्या होगा रीजन, मतलब किस रीजन से अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर बेटा जितने भी आपका लैब होता है हर लैब का प्रोटोकॉल अलग होता है ना, उनकी मशीनें अलग होती हैं, उनका डेवलपमेंट अलग होता है। हाँ बस आपको रिफरेंस देखना है, लैब से रिफरेंस देखना है, ठीक है। हाँ बस मतलब क्या क्या होता है ये आना चाहिए आपको, कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 4 चीजें हम देख रहे हैं ना, तो 4 चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, आई टीवी नहीं, तो कार्डियक मार्कर में ट्रोपोनिन आई की वैल्यू बढ़ी है तो हम डायग्नोसिस किसके तरफ लेके चले जाएंगे, एमआई की तरफ। ये बात समझ में आ गया ना, ये क्या क्या होता है ये आना चाहिए, उसकी वैल्यू नहीं आना चाहिए। वैल्यू से क्योंकि अनलाइन का देखो रिफरेंस वैल्यू अलग होती है, तो रिफरेंस वैल्यू से देख करके जो आपकी ली वैल्यू है उसको हम ये करते हैं, ठीक है बेटा। बस उतना याद रखना है, सब नहीं याद रखना। अब बेटा कुछ ऐसे मार्कर होते हैं देखो, ठीक है, फैटी एसिड वाला भी होता है, नहीं आता है, क्रोनिक के लिए नियम कराते हैं, ये भी एक दो वैल्यू याद रखो, ठीक है। एक फैटी एसिड के लिए याद करो, एक नियम होती है ये, अब ये भी हम कराते हैं आई बेटा। अगर किसी को सपोज कर लो कि दर्द एमआई के पेशेंट में बता रहे हैं, ठीक है, एमआई के पेशेंट में क्या होगा, कोई कहेगा कि मुझे पेन हो रहा है और वो ऐसे बताएगा, ठीक है, ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे बताएगा नहीं, ऐसे बताएगा, मतलब डिफ्यूज हो रहा है, इसको लेवाइन साइन बोलते हैं। उसके बाद नाच देखो तो पसीना आ रहा होगा, उसकी बीपी चेक करोगे तो बढ़ी हुई होगी, वही बता रहा होगा कि या तो यहाँ दर्द और जहाँ में दर्द हो रहा है, या तो बेटा इस साइड पर लेफ्ट चेस्ट में दर्द हो रहा है, या हैवी लग रहा है, पीछे भी दर्द जा रहा है, लेफ्ट साइड रेडिएट हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट साइड रेडिएट हो रहा होगा पेन, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, जहाँ में कभी कभी जा सकता है, पीछे भी कभी जा सकता है, तो सस्पेक्ट करोगे कि इसको क्या है,
एसिड बेस को बैलेंस करता है, मतलब पीएच को बैलेंस करता है, ठीक है। और क्या करता है, फ्लूइड को मेंटेन करता है, ठीक है। वाटर और सोडियम साथ साथ चलते हैं ना, याद है ना, वाटर और सोडियम का बॉन्ड साथ साथ होता है। तो अगर सोडियम जहाँ पे बढ़ा होगा वहाँ वाटर भी बढ़ा होगा, सोडियम अगर कम होगा तो वहाँ वाटर भी कम होगा, एल्डिएच ठीक है। तो आपको समझ नहीं आता, लाइन से लग जाएगा, आपको बस याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, इतनी बातें समझ आती है। उसके बाद आ जाओ बेटा एसिड बेस बैलेंस। ये क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन कैसे होता है बेटा, लंग और किडनी में, लंग्स से क्या निकलता है, CO2 क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करके बाई कार बनाता है, H++ बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा, किडनी से क्या निकलता है, वायु का जितना ज़्यादा होगा पीएच उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर पीएच के लिए दोनों बीच में लड़ाई होती है, ठीक है। अगर वायु का अगर बढ़ गया तो पीएच बढ़ गया, अगर सोडियम CO2 बढ़ गया तो पीएच कम हो गया, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना। जो नॉर्मल वैल्यू होता है तो सोडियम का 40 होता है, सॉरी CO2 का 40 होता है, वायु का 22 से 24 होता है, ठीक है। ये याद रखना। और पीएच न्यूट्रल होता है, सबको पता है क्या होता है, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा, आगे बढ़े। उसके बाद आ जाओ ब्लड गैस एनालिसिस। जो एडीजी करते हैं आर्टरी से करते हैं कि वेन से करते हैं, आर्टरी से करते हैं ना। अगर तुमको वेन पंचर करने आ गया बेटा तो बहुत सिंपल है ना, लेकिन आर्टरी पंचर करने आ गया तो मतलब ब्लड सैंपल फ्लैश करने आ गया, आप प्रोफेशनल क्या हो गया सर, मतलब वेन पंचर, हाँ ठीक है। तो बेटा क्या उसमें क्या काम देखते हैं, पीएच देखते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर CO2 का, पार्शियल प्रेशर O2 का, और बायोमास से पूछा पता क्या है एडीजी में क्या क्या चेक करोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जब एडीजी करोगे तो एडीजी का जो कंटेनर होता है या सिरिंज से निकालोगे ना, तो सिरिंज में क्या होगा, ये नहीं ये पूछा जाएगा, मतलब लिख दे रहा हूँ। अगर वाई का होगा आपका, अगर क्वेश्चन एडीजी का आएगा, अगर एडीजी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जब सिरिंज होता है बेटा उसमें हिपेरिन होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.1 ml, ठीक है। समझ आया ना, 0.05 से 0.1 ml, एक वैल्यू आपको 0.1 ml, समझ गए क्यों, क्योंकि जब ब्लड निकालोगे तो जल्दी से कोऑपरेट मत करो। 105 से पहले सिरिंज लोगे 0.1 याद करो, सिरिंज लोगे उसमें हिपेरिन 0.1 ml डालोगे बेटा, उसके बाद उसको क्या करोगे, पूरा वॉश आउट करोगे, फिर उसको क्या करोगे, वॉश कर दोगे, फिर आप पिक करके निकालोगे, ठीक है। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाओ बेटा एसिड बेस बैलेंस का डिसऑर्डर क्या होता है। अब क्या देखना, एक वर्ड होता है मेटाबॉलिक, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी। तो CO2 से क्या निकलता है, CO2 कहाँ से निकलता है, लंग से निकलता है ना। तो अगर CO2 की वैल्यू में क्या हो, हमको मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी वैल्यू देखना है, एसिडोसिस है कि क्या है, एल्कोहोलिसिस है, और क्या देखेंगे, CO2 की वैल्यू देखेंगे। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कि क्या है, एल्कोहोलिसिस है, उस कंडीशन में क्या देखेंगे, बाइकार्ब की वैल्यू देखेंगे, सोडियम, ठीक है। अभी बताया था ना कि क्या बताया मैंने, बाइकार्बोनेट, ठीक है, किडनी से निकलती है या फिर किडनी के थ्रू हम उसको एसिड बेस बैलेंस करते हैं। CO2 किसके थ्रू करते हैं, रेस्पिरेशन, लंग से निकलता है। ध्यान से देखना, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, CO2 हो जाएगा प्राइमरी चेंजेस, और मेटाबॉलिक के लिए प्राइमरी चेंजेस में क्या हो जाएगा बेटा, बाइकार्ब, ठीक है, HCO3-। आया समझ में ना कितनी बातें, मैंने अभी बोला था कि CO2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो pH कम हो जाएगा, मतलब एसिडोसिस हो जाएगी। मतलब अगर इसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा होगी, अगर CO2 की वैल्यू 40 से ज़्यादा होगी, तभी हम क्या बोलेंगे कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। आया समझ में, अगर 40 से कम होगी तो क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एल्कोहोलिसिस है।
आपको वैल्यू याद करो 40, बाई कार्टिकल आपको 24, वो वैल्यू याद करो। याद हो गया? बाई पार्टिकल 34 है या 24 बेटा, 24 एक वैल्यू याद करो, नॉर्मल सब वैल्यू क्या 40 CO2 की वैल्यू आती है, 40 के ऊपर CO2 हो जाएंगे तो CO2 से क्या पता चल गया कि एक्सपायरेटरी है, ठीक है। बाई कार से क्या पता चला कि मेटाबॉलिक है। अब CO2 की अगर 40 से ऊपर है मतलब H प्लस ज्यादा होगा तो pH कम होगा, तो एसिडोसिस होगा ना। और pH 40 से कम है, CO2 40 से कम है तो pH ज्यादा होगा तो एसिडोसिस होगा। तो CO2 देख करके डिसाइड करोगे रिस्पायरेशन, वैल्यू देख करके पता करोगे एसिडोसिस है कि एल्कोसिस है। मेटाबॉलिक किससे पता करोगे? बाई कार से पता करोगे। एसिडोसिस क्या होगा बेटा? 24 से ऊपर होगा, एल्कोसिस होगा 24 के नीचे होगा तो ये उल्टा चलता है ना। हाँ, ध्यान दो। सबसे पहले क्या चेक करोगे? पीएच चेक करोगे। पीएच चेक करोगे, पीएच क्या होगा बेटा? कि 7 से कम होगा। कैसा होता है आपका वैल्यू? 7 होता है, ठीक है। अगर 7 से कम होगा, ठीक है, तो किसकी वजह से कम होगा ये चेक करोगे ना। तो ध्यान रखना बेटा, तो एसिडोसिस में क्या होगा कि CO2 कम हुआ है, एसिडोसिस में दोनों में CO2 पीएच कम होगा ना। अब मुझे देखना मेटाबॉलिक से, तो मेटाबॉलिक में क्या देखोगे बेटा? बाई कार्ब देखोगे ना, तो बाई कार्ब कम होगा ना, तो एसिडोसिस होगा। आए समझे? यहाँ ध्यान से मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाई कार्ब है बेटा, प्राइमरी सिंथेसिस में पीएच बढ़ा हुआ है तो बेसिक पीएच बढ़ा हुआ है। तो वैसे वैसे CO2 यहाँ देखोगे, CO2 बढ़ा है तो एसिडोसिस है, CO2 कम है एसिडोसिस है। बस ये वैल्यू याद करो बेटा, ये बेसिक की प्रोपोर्शन में पता कर लोगे, ये वैल्यू नहीं याद करना। प्राइमरी से याद कर लो, लॉजिक से याद कर लो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? तो देखना मेटाबॉलिज्म के लिए तीनों तीन एक साइड में, एल्कोलिसिस के लिए तीनों तीन ऊपर साइड में, और रिस्पायरेटरी के लिए क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये नीचे है तो तीनों तीन ऊपर हो जाएगा। याद करने के लिए बता रहा हूँ, ये क्या होगा? अगर ये ऊपर है तो नीचे होगा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया यार, समझ में आया या नहीं समझ? ठीक। अब आ जाओ बेटा ट्यूमर मार्कर। बहुत सारे ट्यूमर मार्कर होते हैं। क्या होता है कि बहुत जैसे कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे क्या होता है बेटा? PSC कहाँ से निकलता है? प्रोस्टेट कैंसर से, ठीक है। उसके बाद CA कहाँ से निकलता है? कोलोरेक्टल कैंसर होता है, तो वहाँ पे ट्यूमर मार्कर होता है। उसके बाद CA 124 ओवरी के लिए होता है बेटा, 99 जो होता है पैंक्रियाटिक के लिए होता है, ये अपने जो होता है लीवर और टेस्टिकुलर कैंसर के लिए, ठीक है। तो बायोकेमिकल समझते हैं प्रोड्यूस बाय ट्यूमर क्यों यूज करते हैं बेटा? डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस के लिए हम जब यूज करें ये जरूर याद होना चाहिए, PSC में जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें। उसके बाद आता हूँ बेटा क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी की बेसिक्स क्या होती है। स्टडी ऑफ एंजाइम की डायग्नोसिस। अब एंजाइम की लेवल बढ़ी हुई है, इसका मतलब क्या है बेटा? अभी हमने पढ़ा ना एसिड बढ़े तो लीवर को करती है, ठीक है। एसिड लीवर को करता है, दूसरी क्लास में बस एक बेटा कितना है जल्दी बता। क्वालिटी कंट्रोल इन बायोकेमिस्ट्री लैब, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है? कंट्रोल करना है, क्या क्वालिटी कंट्रोल करना है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे करोगे बेटा? ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन। एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, प्रिसीजन किसको बोलते हैं? एक्यूरेसी का मतलब होता है कि नॉर्मल वैल्यू के पास होनी चाहिए। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू रिपीट होनी चाहिए। सपोज करो बीपी का सिस्टोलिक बीपी कितना होता है? 120। अगर 120 118 क्या है? एक्यूरेट है। 118 120 में 118 क्या है बेटा? 119 एक्यूरेट है, 120 एक्यूरेट है, ठीक है। जो नॉर्मल वैल्यू के पास होगी उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। जो वैल्यू रिपीट करे, सपोज करो 116, ठीक है, तो क्या होगा? उसको प्रिसीजन बोलते हैं। ये दोनों होना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए बेटा। मतलब कितने आप डायल्यूट डाल रहे हो उतना ही डालो, ठीक है। जितना सैंपल लेना उतना ही डालो। कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट का अच्छा होना चाहिए, ये यहाँ तक क्या होना चाहिए? क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा रिफरेंस रेंज क्या होता है। आप लोग पूछ रहे थे ना, ये रिफरेंस रेंज होता है, इसको याद करने को मत आपको याद नहीं होता है। क्या क्या देखते हैं याद करो, एक से एक सिलेक्ट का मैट्रिक्स चेक करते हैं, इतना याद करो।
उसके बाद आ जाओ बेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ लैब टेस्ट क्या करोगे, कंपेयर करोगे रेफरेंस वैल्यू सबमिट डायरेक्ट है सब आपको, ठीक है, कंसीडर करोगे कि क्या है उसको, मैं तभी तो टेस्ट कराओगे और इंटरप्रिटेशन को अकेले डिवाइड करोगे। उसके बाद आ जाओ बेटा कंपैरेटिव टेस्ट क्या हो सकता है, ब्लड, ठीक है, कराते हैं ना, ब्लड शुगर लेवल कराते हैं, लिपिड लेवल कराते हैं, ये सब। उसके बाद आ जाओ बेटा समरी में क्या क्या होता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस सपोर्ट के लिए हो गया। बस ये पहलू और याद करो बेटा, मैं चाहते हैं बता रहा हूँ पूछा गया था। तो हम डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं अगर फास्टिंग शुगर का लेवल 126 mg/dl से ज़्यादा हो, लिख लो, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर को क्या बोलते हैं, एफबीएस बोलते हैं ना, इसकी वैल्यू 126, हाँ, ये इक्वल और ग्रेटर, समझ गए, उसके बराबर या उससे ज़्यादा होता है तब डायबिटिक बोलते हैं। रैंडम ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा हो तब बोलते हैं, लिख लो, रैंडम 200 से ज़्यादा होता है तब डायबिटिक मेलाइटस बोलते हैं। HbA1c की वैल्यू 6.5 से ज़्यादा हो तब बोलते हैं, ठीक है।